नमस्कार, झार पाठशाला इस कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो जेटेड का जो सिलेबस है, जिसमें संस्कृत 1 टू 5 और 6 टू 8 तक का जो पाठ्यक्रम रखा गया है, आज मैं उसको लेकर के आया हूँ। आज मैं जो जेटेड का जो सिलेबस संस्कृत का जो सिलेबस है, उसको आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग संस्कृत क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह हुआ। मैंने संस्कृत में नेट और जेआरएफ क्लियर किया है। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है और साथ में केवीएम मेंस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए, संस्कृत जितने भी अभ्यर्थी जो है जो संस्कृत को लेकर के जेटेड की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट को चुना है और आशा है कि इस क्लास में आप जुड़ेंगे तो संस्कृत में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस सभी क्वेश्चन को आप हूबहू और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, संस्कृत शुरुआत करने से पहले, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको संस्कृत के विषय में, संस्कृत क्या है, संस्कृत के विषय में कुछ सामान्य जानकारियां, फिर संस्कृत की कितनी शाखाएं हैं, संस्कृत में किनका सबसे बड़ा योगदान है, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। फिर संस्कृत के अलग अलग शाखा के बारे में बताते हुए फिर मैं संस्कृत के सिलेबस और उनकी शाखा को कोरिलेट करते हुए मैं आगे फिर मैं बढ़ूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है संस्कृत, ये जो संस्कृत शब्द है, इसमें दो शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सम प्लस कृत, ये दोनों मिल करके आपका संस्कृत बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि संस्कृत क्या है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है कि संस्कृत क्या है, तो सामान्य भाषा में बात करें तो संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने मंतव्य को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे विचारों को मैं जान पाता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे मन में जो चल रहा है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, अब मेरे मन में जो चीजें चल रही है, मैं उसको शब्दों के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये जो मेरे मन में जो विचार चल रही है, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यही क्या कहलाती है? ये आपकी भाषा कहलाती है। मतलब भाषा एक साधन है। भाषा कुछ नहीं है, भाषा केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। अब भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो आपका एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है और एक भाषा जो होती है एक सांकेतिक होती है। जैसे मौखिक शब्द से स्पष्ट हो रहा होगा, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत में जो अर्थ निकाला जाता है वो शब्द से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो ये लग रहा है आपका मुख, अर्थात कि भाषा जिसमें मुख के द्वारा जो निकली गई जो वाणी है, वो आपका हो जाएगा मौखिक। और जिसे आप स्क्रिप्टेड करके करते हैं, लिपिबद्ध, जिसको आप लिखते हैं, वो आज आपका हो जाएगा लिखित भाषा। और जिसे आप इशारा के माध्यम से, किसी साइन इत्यादि के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे इशारे में हम किसी को बुलाते हैं तो ऐसे ही इस टाइप का इशारा करते हैं। तो ये भी भाषा है। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपको बुलाऊं, तो मैं आपको इशारा करता हूं। तो आप मेरे मन में जो विचार चल रहा है, आप उसे जान जाते हैं और आप इधर आ जाते हैं। तो भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी होती है और एक लिखित भाषा भी होती है और एक मौखिकी भाषा भी होती है। तो संस्कृत क्या है? एक भाषा है। लेकिन यहाँ पे आप जोड़ चुके होते हैं कि अगर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत आप पंडित हैं, नहीं। संस्कृत पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ते हैं, केवल पंडित ही संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत एक भाषा है।
संस्कृत एक भाषा है और भाषा का मतलब ये हुआ कि अगर हम मेरे मन में अगर कुछ विचार चल रहा है तो मैं जिसके माध्यम से मेरे मन में अगर कुछ विचार चल रहा है तो मैं उस विचार को जिसके माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ, जिस साधन के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ वो भाषा है। तो संस्कृत क्या है? एक भाषा है। जैसे अहम मम नाम पुरुषोत्तमः अहम केवी महिला महाविद्यालय पाठयामि। मम नाम पुरुषोत्तमः अहम केवी महिला महाविद्यालय पाठयामि। इदानीम् अहम झार पाठशालायाम् अपि संस्कृतं पाठयामि। तर्हि भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् कक्षायाम् अस्यां कक्षायां सुस्वागतम् अभिनंदनम च। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे मन में जो विचार चल रहे थे मैंने संस्कृत के माध्यम से आप लोगों को बोला। तो संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत ऐसा नहीं कि केवल ये पूजा पाठ करने का विषय है, ऐसा कुछ नहीं। संस्कृत एक भाषा है। हाँ, ये होता है कि जो पूजा पाठ जो करवाई जाती है वो संस्कृत माध्यम के द्वारा करवाई जाती है। संस्कृत पढ़ने वाले सब ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ते हैं ऐसा नहीं। ये संस्कृत आज से संस्कृत को देववाणी भाषा बोली जाती है। संस्कृत को देववाणी भाषा बोली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देवता लोग आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। जैसे अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, खुट्टा में बात करते हैं, उसी प्रकार से देवता लोग आपस में संस्कृत में भी बात करते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि संस्कृत एक भाषा मात्र है। हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। जैसे इंग्लिश भाषा होती है, जैसे हिंदी भाषा होती है, जैसे खोटा भाषा होता है, संस्कृत भी एक भाषा है। जैसे अन्य भाषाओं के मदद से हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की भावनाओं को हम जान पाते हैं, वैसे ही हम लोग संस्कृत के माध्यम से भी जानते हैं। आगे क्लास में हम संस्कृत के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। खैर, अब इसको हम लोग देखेंगे। ये एक साथ मिटता नहीं है। जैसे एक साथ इसको क्लियर करना चाहे तो ये क्लीन। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत एक भाषा है। बस हम लोग संस्कृत के बारे में केवल जानेंगे। फिर संस्कृत के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत का क्या सिलेबस है, संस्कृत में क्या क्या वो जो 1 to 5 का जो जेटेट का जो 1 to 5 का जो क्या सिलेबस है, 6 to 8 का सिलेबस क्या है। उससे पहले हम लोग संस्कृत के विषय में कुछ चीजें जानेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि संस्कृत एक भाषा है और भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार विनिमय करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? विचार विनिमय करते हैं। मतलब हम हमारा मन में जो विचार है दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे के विचार को हम लोग जान पाते हैं। ये आपका संस्कृत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। दूसरी बात, अब यहाँ पे भाषा किसे कहते हैं तो हम लोगों ने देखा कि भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है। फिर हम लोग देखेंगे कि अब जो है संस्कृत के पिता कौन है। संस्कृत के पिता कौन है? तो संस्कृत के पिता पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा जाता है, महर्षि पाणिनि। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत से आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वह चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो उसमें जो संस्कृत के पिता पाणिनि, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप पाणिनि का नाम तो आपने सुना ही होगा कि संस्कृत के पिता पाणिनि हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सब्जेक्ट का पिता कह देना, इसका क्या आशय है? अब संस्कृत के पिता पाणिनि को कह दिए, उसी तरह अर्थशास्त्र के जो पिता है वो एडम स्मिथ है। तो किसी भी सब्जेक्ट का किसी व्यक्ति विशेष को उसका पिता मान लेना, ये इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि अगर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है
तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया होगा। तो उसी प्रकार से अगर संस्कृत के पिता पाणिनि को माना गया है, पाणिनि ही है, तो पाणिनि ने आखिर क्या काम किया कि पाणिनि को संस्कृत का पिता माना गया है? हम्म तो इन्होंने एक व्याकरण का निर्माण किया है। इन्होंने एक व्याकरण का निर्माण किया है, व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया है ना? संस्कृत के पिता पाणिनि हैं और पाणिनि के द्वारा एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है उस व्याकरण ग्रंथ का नाम? अष्टाध्यायी। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अब यहाँ पे पाणिनि एक व्याकरण ग्रंथ का निर्माण कर दिए और वो संस्कृत के पिता हो गए। संस्कृत भाषा की उनको पिता की दर्जा दी गई है। व्याकरण ग्रंथ, आखिर व्याकरण ग्रंथ की क्या भूमिका होती है भाषा में? क्या भाषा और व्याकरण में कुछ तो योगदान है? क्या कुछ रिलेशन है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ सोचने वाली विषय ये है कि इन्होंने केवल एक व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्याय के निर्माण कर देने से ये संस्कृत के पिता हो गए। तो अब यहाँ पे चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि संस्कृत एक भाषा है और इन्होंने इस भाषा से संबंधित एक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया है। हाँ, इन्होंने व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया है। तो जाहिर सी बात, भाषा में व्याकरण का योगदान होता ही होता है। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण होता क्या है? देखिए, व्याकरण वह शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को नियंत्रित करता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को नियंत्रित करता है, उसे एक नियम में बांधता है ना? हम लोग बचपन में पढ़े होंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण कहते हैं जिस विद्या में हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को जब शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये आया तो उसे व्याकरण, तो ये तो बच्चों वाली डिफिनेशन है। मतलब कोई भी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, ये कैसे निर्धारित होगा? ये व्याकरण पढ़ने वाला, ये व्याकरण से ही निर्धारित होगा कि कोई भी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे अगर यहाँ लेते हैं कि राम जाती है, अगर एक वाक्य है राम जाती है, अब यहाँ पे राम जाती है ये वाक्य सही है या गलत है? राम जाती है ये वाक्य सही है या गलत है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये गलत है। क्यों गलत है भाई? तो बोलेंगे, तो आप जब आपका जवाब होगा कि नहीं सर ये व्याकरण के अनुसार से गलत है, क्योंकि व्याकरण में ये नियम क्या बताया गया है? व्याकरण में ये नियम बताया गया है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। व्याकरण के अनुसार कि हिंदी व्याकरण के अनुसार या फिर जो व्याकरण के अनुसार ये नियम है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता में जो लिंग होगा उसी के अनुसार उसकी क्रिया में भी वही लिंग होगा। अगर राम यहाँ पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? ये पुल्लिंग हो जाएगी। ये क्रिया भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगी। इसलिए सही वाक्य क्या होगा? राम जाता है। तो राम जाता है या राम जाती है, ये कौन सा वाक्य सही है? राम जाता है किसके अनुसार से आपने सही किया? व्याकरण के अनुसार से। इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को नियंत्रित करता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? समझ रहे हैं मेरी बात को? कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को नियंत्रित करता है। हम्म? चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर होता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो तो उसके लिए हिंदी ग्रामर होता है, और चाहे वो खोटा भाषा हो तो उसके लिए खोटा ग्रामर होता है, खोटा व्याकरण होता है। तो कोई भी भाषा कितना सुदृढ़ है या कोई भी भाषा कितना लचीलापन है या कोई भी भाषा कितना कम मात्रा में फैली हुई है, ये उसके व्याकरण ग्रंथ पे निर्भर करता है। जिस भाषा जिस भाषा का व्याकरण जितना समृद्ध होगा, जिस भाषा का व्याकरण जितना विरत मात्रा में फैला होगा, जिस भाषा का व्याकरण के जो नियम है जितने दृढ़ होंगे, वह भाषा उतना ही दृढ़ होगी। अब देखिएगा अंग्रेजी भाषा में अलग अलग सेंटेंसेस चेंज होते हैं। अंग्रेजी भाषा में अलग अलग सेंटेंसेस चेंज होते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी जो ग्रामर है वो हमेशा थोड़ा चेंजेबल है। पहले हम लोग वी के साथ, आई के साथ सेल का प्रयोग करते थे।
आई नहीं, सॉरी, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते थे, अब सभी जगह विल का प्रयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि इसका व्याकरण का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो वो कोई भी भाषा कितना फिक्स है या कितना स्थिर है, ये उसके व्याकरण ग्रंथ पे निर्भर करता है। मतलब मैं तब से ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो व्याकरण ग्रंथ होता है, वह व्याकरण ग्रंथ किसी भी भाषा को नियंत्रित करता है, और भाषा की दर्जा उसे ही दिया जाता है जिसका अपना एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट व्याकरण ग्रंथ हो। जैसे खोरठा, अगर खोरठा को व्याकरण की भाषा की दर्जा दी गई है, तो कहीं ना कहीं खोरठा का व्याकरण होगा, तभी ही हम उसको भाषा मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे, उसको बोली ही मानेंगे। जिसकी जिसका अपना एक व्याकरण ग्रंथ होता है, तो उसको ही भाषा की दर्जा हम लोग देंगे, अन्यथा फिर उसको भाषा हम लोग नहीं मानेंगे। तो भाषा में व्याकरण का बहुमूल्य योगदान होता है। हाँ, तो निष्कर्ष के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाषा और व्याकरण में यही संबंध है कि भाषा भाषा समृद्ध है या भाषा सुदृढ़ है या नहीं है, ये उसके व्याकरण ग्रंथ पे निर्भर करता है। अगर व्याकरण का नियम लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तो वह भाषा भी परिवर्तन होगा। व्याकरण अगर एक जगह स्थिर है, सुदृढ़ है, उसका नियम एक बार जो व्याकरण का निर्माण हो गया है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो उसकी भाषा भी कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत के पिता पाणिनि को माना गया है, और संस्कृत सुदृढ़ भाषा है। आज से 500 साल पहले, 2000 साल पहले जैसी संस्कृत की अवस्था थी, आज भी संस्कृत की वही अवस्था है। अहम पठामी आज से 1500 साल पहले अहम पठामी ही बोला जाता था, आज भी अहम के साथ पठामी, अहम पठामी ही बोली जाती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके व्याकरण ग्रंथ पे निर्भर करता है। ये आपके व्याकरण ग्रंथ पे निर्भर करता है। तो मैं वही कहूंगा कि भाषा तभी भाषा मानी जाती है जब उसका अपना एक व्याकरण ग्रंथ होता है। अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझ गए होंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ लिखा कि संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा गया, क्योंकि पाणिनि ने एक संस्कृत का बहुत ही सुदृढ़ एवं विशाल व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया है। उस व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, और इसमें व्याकरण संस्कृत भाषा से संबंधित लगभग 4000 सूत्र इसमें पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया है। तो यहाँ से आपका ये भी प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप ये नहीं जानते हैं, पाणिनि के नाम नहीं सुने हैं, तो ये फिर तो लगेगा कि आप क्या जान रहे हैं फिर संस्कृत में। तो पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आज संस्कृत का इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया, ये बहुत किया है। वो व्याकरण ग्रंथ का निर्माण करना, और उस भाषा का निर्माण करना जो इस संपूर्ण इस संसार में जितनी भी भाषा है, उन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। उन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और उस संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ निर्माण करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पाणिनि जो है, इनको हम लोग भगवान पाणिनि या महर्षि पाणिनि हम लोग कहते हैं, है ना? तो ये इन्होंने व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि संस्कृत एक भाषा है, और भाषा क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और संस्कृत एक भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं होती है, संस्कृत भी वैसे ही एक भाषा है। ये अलग बात है कि अभी संस्कृत लगभग पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई है, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी संस्कृत लगभग बोलचाल की भाषा बनती जा रही है। अब जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उन लोग संस्कृत भारती से तो आप लोग तो जान ही रहे होंगे। संस्कृत भारती एक राष्ट्रीय संस्थान है, जो जिसका प्रयास है, इस संस्कृत भारती एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका प्रयास है कि जगह जगह पर संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, सबके मुख में संस्कृत हो, लोग दिन रात संस्कृत बोले। और मैं भी अगर संस्कृत बोल रहा हूँ, तो ये संस्कृत भारती की ये कृपा है कि संस्कृत भारती अलग अलग जगह पे अलग अलग छुट्टियों में संस्कृत शिविर लगाती लगाती है, और वहीं पे शिविर में लोग बच्चे
आवासीय शिविर, अनावासीय शिविर इसी का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें बच्चे 1 से 15 दिन, 20 दिन रह करके वहाँ पे 8 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह जब तक क्लासेस, कॉलेज या स्कूल छुट्टी रहती है, उस समय वो लोग संस्कृत भारती के शिविर में लोग भाग लेते हैं और संस्कृत सीखते हैं। तो ये संस्कृत जननी, सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भारती की ये प्रयास है कि संस्कृत भाषा जो है, ये जन-जन की भाषा हो, सबके मुख में संस्कृत हो। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के पिता पाणिनि हैं और उसके व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि के द्वारा व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, उस व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। फिर हम लोग जब क्लास आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अष्टाध्यायी के बारे में जानेंगे कि इसमें 4000 सूत्र हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। फिर हम लोग अष्टाध्यायी को एक अलग से, फिर अष्टाध्याय में ही हम लोग व्याकरण में जब पढ़ेंगे तो अष्टाध्याय ही पढ़ेंगे, क्योंकि जेटेड का जो सिलेबस है उसमें लगभग पोर्शन जो है व्याकरण ही रखा गया, चाहे वो संधि हो या समास हो या प्रत्यय हो, ठीक है, या वाक्य निर्माण करना हो, चाहे शब्द रूप हो या धातु रूप हो, वाच्य परिवर्तन हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें है? व्याकरण। देखिए, कोई भी भाषा अगर जानना हो तो उसको व्याकरण जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको व्याकरण को देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। खैर, अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग संस्कृत के बारे में जान रहे थे। चलिए, और कुछ बातें जो है वो संस्कृत के विषय में हम लोग को जानना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने जो पीछे क्लास में देखा कि संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत के पिता पाणिनि, अभी तक हम लोगों ने ये इस पे चर्चा की है। तो हम लोगों ने अभी ये कुछ देर पहले मैंने बोला था कि संस्कृत देववाणी, देववाणी भाषा संस्कृत को कही जाती है। संस्कृत क्या है? एक देववाणी भाषा है ना? संस्कृत क्या है? ये एक देववाणी भाषा है। अब देववाणी से स्पष्ट होता है देवों की वाणी। अब इसी में अब क्वेश्चन इसी में आ जाएगा कि भाई देववाणी में कौन सा समास है, और आप लोगों को समास पढ़ना है। 1 to 5 जेट जेट का 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसमें आप लोगों को समास पढ़ना है। अब इसमें भाई, इसमें कौन सा समास है? देववाणी भाषा में ही कौन सा समास है, ये भी पूछ ली जाएगी। तो ये समास जब पढ़ाएंगे तो वैसे अगर बता दूं चलते चलते कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, देवों की वाणी। तो ये संस्कृत के बारे में कि ये संस्कृत क्या है? एक देववाणी भाषा है। संस्कृत क्या है? एक देववाणी भाषा है। देवता लोग आपस में संस्कृत में वार्तालाप करते थे, इसलिए संस्कृत को देववाणी भाषा भी कही जाती है। अब दूसरा दूसरा बिंदु लेते हैं, तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत को। थोड़ा गला खराब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को मानी जाती है। तीसरा बिंदु यहाँ पे आता है, ये तो जान रहे हैं, ये बात तो आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी, ये सबको जानते हैं कि अगर इस संसार में अगर कोई सबसे पहले कोई भाषा बनी है तो वो संस्कृत भाषा बनी। भले कोई इंसान संस्कृत भाषा जानता ना हो, लेकिन संस्कृत के नाम सुन के वो रिस्पेक्ट तो जरूर करता है। संस्कृत अगर कोई बोल रहा है, अगर इस समय में अगर कोई संस्कृत अगर कोई बोल लेता है, लोग आश्चर्य बोलते, वाह क्या ये संस्कृत बोल रहा है। हाँ, आश्चर्यं सा संस्कृतं वदति एतादृशं सा आश्चर्यं भविष्यति यदि तस्य समीपे कोऽपि संस्कृतं वदिष्यति, सा अवश्यं संस्कृत आश्चर्यं भविष्यति। तो चिंता ना करें, हम लोग भी संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे। खैर, हम लोग कुछ सामान्य जानकारी हम लोग संस्कृत के विषय में देख रहे थे। तो यहाँ पे संस्कृत क्या है? देवानी भाषा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जितने भी संसार के जितने भी भाषाएं हुए हैं, सभी जो है संसार के जितने भी भाषा हुए हैं, सभी संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग एक टॉपिक शायद आप इसमें सिलेबस में पढ़ना शायद नहीं है, शायद 6 to 8 में पढ़ना है, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो ये जो विषय है, भाषा विज्ञान एक पढ़ना रहता है जितने भी लैंग्वेज के विद्यार्थी लिंग्विस्टिक में, उसमें इस भाषा विज्ञान में एक ध्वनि विज्ञान एक आता है विषय। उसमें ये बताया जाता है कि कैसे संस्कृत से अलग-अलग भाषा में परिवर्तन हुआ। संस्कृत की जो वर्ण है, जो मूल ध्वनि है, वो कैसे अलग-अलग ध्वनियों में परिवर्तन होता है, कैसे संस्कृत से इंग्लिश बना हुआ, कैसे संस्कृत से हिंदी या अन्य भाषाएं जो है वो बनी हैं। वो सारी चीजें किसमें हम लोग देखेंगे? भाषा विज्ञान। ये जो जब ये पढ़ेंगे भाषा विज्ञान में, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अब ये केवल बोल देने से नहीं होता कि सभी भाषाओं को जाननी, भाई अगर हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ेंगे उसमें स्पष्टता लिखा होता है कि कैसे
उसमें अलग अलग नियम है, ग्रीम नियम है, चाहे वो वर्नर नियम है या फिर ग्रासमैन नियम है। उसमें भाषा विज्ञान में ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है कि कैसे एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कन्वर्ट होता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहाँ ट्री बोलते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में इसको थ्री बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? थ्री बोलते हैं, है ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? थ्री बोलते हैं। आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा मिल रहा है सो? अब देखिए, संस्कृत में तीन को थ्री बोलते हैं और अंग्रेजी में थ्री बोलते हैं। सोचिए, ये दोनों सेम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संस्कृत से ही अंग्रेजी बनी है। ये और ये नियम कहाँ पढ़ेगा? भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे। खैर, अभी हम लोग संस्कृत का सामान्य परिचय देख रहे हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कही गई है। अब आगे हम लोग लेते हैं, संस्कृत जो है सबसे शुद्ध भाषा है। मतलब इसको ऐसे ले, शुद्ध भाषा। अरे कहाँ से ये होता है जी? ठीक, शुद्ध है ना? शुद्ध भाषा का क्या अर्थ है? अगर विश्व में सबसे शुद्ध भाषा, और संस्कृत शब्द से ही स्पष्ट होता है। संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कृत, है ना? संस्कृत जो संस्कारित भाषा हो, संस्कृत का अर्थ ही होता है संस्कारित भाषा। और संस्कारित जो पूरी तरह से संस्कारित हो, मार्जनित हो। मार्जिन मतलब जो पूरी तरह से धोया गया हो, जिसमें अशुद्धि नामक एक भी चीज नहीं है। मतलब संस्कृत भाषा पूरी तरह से शुद्ध है। इसमें किसी तरह को कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि इसके व्याकरण में नहीं मिलावट है। मैंने पहले बताया था कि व्याकरण जिसका जितना स्ट्रांग होगा, वह भाषा भी उतनी सुदृढ़ एवं शुद्ध होगी। तो यहाँ पे जो संस्कृत जो है सबसे शुद्ध भाषा है। और अगर भाषाओं की बात करें तो ये सबसे संस्कारित भाषा है, ये संस्कृत। हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं। संस्कृत को आंतरिक आंतरिक्ष भाषा भी कही जाती है। संस्कृत को आंतरिक्ष भाषा भी कही जाती है। आंतरिक्ष भाषा ये हो सकता है क्वेश्चन में आए। हाँ, ये संस्कृत की कुछ विशेषताएं हैं। देववाणी भाषा संस्कृत को कही जाती है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कही जाती है। और संस्कृत जो है अन्य जितनी भी भाषाएं, सबसे शुद्ध भाषा अगर है तो वो संस्कृत है। संस्कारित भाषा, संस्कृत को पूरी तरह से धो धो करके ये, मतलब इसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि नहीं है। चौथा बिंदु बात करेंगे, संस्कृत जो है आंतरिक्ष भाषा है। आपने कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल या फेसबुक कहीं आपने पढ़ा होगा कि आने वाले समय में जो सेवेंथ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से संस्कृत बेस्ड होगा। हाँ, वो लगभग संस्कृत पर आधारित होगा। आने वाली जो सिक्स सेवेंथ जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें जो कोडिंग की जाएगी वो संस्कृत का जो लेटर्स है वो उस पे की जाएगी। अब यहाँ पे संस्कृत को आंतरिक भाषा माना जाता है, क्यों? संस्कृत को आंतरिक भाषा कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? इसमें हम लोग देखेंगे। आंतरिक भाषा है आपका संस्कृत। संस्कृत को आंतरिक भाषा कहते हैं, समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि जब हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा जब करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्रा करने के दौरान जब यहाँ से मैसेज उनको भेजा जाता है, तो मैसेज जाता है, तो मैसेज जब हमारे अलग वायुमंडल के अलग अलग परत से जब वो ध्वनि गुजरती है, तो उसके उसमें जो साउंड है वो आगे पीछे हो जाता है। जैसे अगर यहाँ से कुछ मैसेज गया कि राम इज गोइंग, अगर एक सेंटेंस है, तो क्या होता है कि वायु दबाव के कारण वो शब्द जो है गोइंग इज राम ऐसे करके कुछ सेंटेंसेस चेंज हो जाती है। तो जिसके कारण से उसका अर्थ निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो वाक्य में जो शब्द होते हैं, वाक्य में जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। और आगे पीछे हो जाने के कारण जो साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष में होते हैं, उनको वो क्लियरली वो मैसेज प्राप्त नहीं हो पाती है। जिसके कारण वो जो यहाँ से पूरी तरह से जो कन्वर्सेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। संस्कृत की क्या खास विशेषता है कि इसीलिए संस्कृत को आंतरिक भाषा कही जाती है, क्योंकि संस्कृत में अगर यहाँ पे अहम पठामी ये है, ये वाक्य है अहम पठामी, तो ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं। पठामी अहम भी ये लिख सकते हैं। ये संस्कृत की विशेषता है। संस्कृत की ये वो आप यहाँ अनुस्वार होगा, खैर ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। ये अगर वाक्य है तो ये पूरी तरह शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। तो अहम पठामी
इस वाक्य को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब संस्कृत में कोई शब्दों का कोई क्रम नहीं है। तुम शब्द को संस्कृत में पद्य को या शब्द को आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। इसका रीजन ये है, इसका रीजन मैं अभी भी बता देता हूँ। क्योंकि इसमें जो विभक्तियां हैं, संस्कृत में विभक्तियां का प्रयोग होती है। तो संस्कृत में जो विभक्ति है, वो विभक्ति परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ अहम है तो यहाँ भी अहम है, यहाँ पठामी है तो यहाँ भी पठामी है। इसमें नो चेंज, इसका जो एंड है, इसका जो प्रत्यय है, वो चेंज नहीं हुआ है, जिसके कारण से इसका मीनिंग सही होगा। मतलब ये हुआ कि संस्कृत में जो वाक्य होते हैं, संस्कृत में जो वाक्य होते हैं, वो वाक्य में जो शब्द होते हैं, वो शब्द आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो मैसेज भेजा जाता है, अगर संस्कृत वाला मैसेज आज संस्कृत में जो साउंड है, संस्कृत में जो शब्द है, शब्द में जो ध्वनि है, वो ध्वनि अगर आगे पीछे भी हो जाता है, तो वहां पे शब्द को आगे पीछे भी हो जाता है, तो भी उसका अर्थ बदलता नहीं है, उसका अर्थ वही रहता है। इसलिए संस्कृत भाषा को आंतरिक भाषा कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी विषय बन गया था वैज्ञानिकों के बीच, क्योंकि नीचे से कुछ और मैसेज भेजा जाता था, ऊपर कुछ और हो जाता था। तो यहाँ पे चर्चा हुई कि आखिर भाई किस भाषा का चयन किया जाए कि मैसेज जो है, जो संदेश है, वो विधिवत पूर्वक अच्छे से वहां तक पहुंच जाए। तब बात हुई कि नहीं, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो अंतरिक्ष तक जाती है। और उसके शब्द अगर आगे पीछे वायुमंडलीय दाब के कारण अगर शब्द आगे पीछे भी हो जाते हैं, साउंड अगर आगे पीछे भी हो जाता है, तो उसका अर्थ निकाला जा सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे अंग्रेजी में राम ईट्स मैंगो, मैंगो ईट्स राम अगर बोलते हैं, तो ये मीनिंग चेंज होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। आम, राम आम खाता है या आम राम को खाता है, ये मीनिंग बदल जाएगा अगर शब्द शब्द अगर इधर उधर कर देंगे तो। वर्ड अगर इंग्लिश में वर्ड इधर उधर कर देंगे, अर्थ चेंज हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में अगर वाक्य शब्द अगर इधर उधर कर देंगे, उसमें विभक्ति और उसमें प्रत्यय का बिना चेंज किए हुए इधर उधर करेंगे, तो उसमें अर्थ नहीं बदलेगा। इसलिए संस्कृत को आंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली भाषा भी संस्कृत को कहते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को मिल रही है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत को आंतरिक्ष भाषा भी कहते हैं, संस्कृत शुद्ध भाषा है। हाँ, और संस्कृत को देवानी भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये एक समाज में भ्रम फैला हुआ है कि संस्कृत जो है एक पूजा पाठ का भाषा है। संस्कृत जो है वो पूजा पाठ की भाषा, संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, जो पूजा पाठ के, जो कर्मकांड के, जो विषय के जो ग्रंथ है, वो सारे विषय संस्कृत में लिखे हुए हैं। वो सारे विषय संस्कृत में लिखे हुए हैं, जिसके कारण अब संस्कृत में लिखे हैं भाई, तो पूजा मंत्र का उच्चारण भी संस्कृत में होगा। तो ये संस्कृत एक भाषा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो ग्रंथ, जो जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या आध्यात्मिक ग्रंथ हो, तो वो सारा उसका उसका मीडियम क्या रहा है? संस्कृत ही रहा है। पूजा पाठ कराने वाले जो ग्रंथ है, वो सब संस्कृत के रहे हैं, तो संस्कृत में है। तो संस्कृत एक लैंग्वेज है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखें, तो हम लोग आपस में बोलचाल भाषा में संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के विषय में, संस्कृत एक भाषा है। और संस्कृत एक भाषा है तो भाषा एक माध्यम है। तो उसके पीछे, भाषा के पीछे फिर व्याकरण होता है। और संस्कृत का भी व्याकरण भी बहुत विशाल और वृहत मात्रा में फैली हुई, जिसमें जिस व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। और उस अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र हैं। और अष्टाध्याय नाम सुन सुन के भी लग रहा होगा कि इसमें 8 अध्याय हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने संस्कृत के विषय में देखा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे। आगे फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब हम लोग आते हैं सिलेबस की ओर। अब हम लोग आते हैं इसके सिलेबस की ओर। देखिए, सिलेबस चर्चा करने से पहले आपको मैं एक ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, इसके अंडर में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, संस्कृत कितनी मात्रा में फैली है, संस्कृत का पहुंच कहाँ कहाँ तक है, इस पे बात करेंगे। संस्कृत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? क्या संस्कृत वेद तक विस्तार है? संस्कृत का विस्तार दर्शन में है? संस्कृत का विस्तार काव्य में है?
तो संस्कृत का ओवरऑल सिलेबस, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, चाहे वो नेट का सिलेबस हो, जेटेट का सिलेबस हो, या जेट का सिलेबस हो, या कहीं भी संस्कृत पढ़े, तो संस्कृत का पहले ये संस्कृत कितने मात्रा में फैली हुई है, संस्कृत की कितनी शाखाएं हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी शाखाओं के आधार पर सिलेबस का निर्माण किया जाता है। तो देखिएगा, अब हम लोग संस्कृत की शाखा बात करते हैं कि संस्कृत के जो मेन मेन ब्रांच है, जो प्रमुख प्रमुख शाखा कौन कौन सी है, उसको हम लोग उस पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत का एक प्रमुख विषय है, वो है आपका वेद, है ना, वेद। दूसरा जो है वो है आपका दर्शन। तीसरा जो है ये है आपका काव्य। और चौथा जो है ये है आपका व्याकरण। ये चार प्रमुख शाखाएं हैं संस्कृत की। ये चार और भी शाखाएं हैं, मैं उसमें भी बात करूंगा। तो देखिएगा, जितने भी चीजें, अगर आप संस्कृत का कोई भी सिलेबस लीजिएगा, लगभग ये चार चीजों को जरूर टच करा है, चाहे वो वेद हो, दर्शन हो, काव्य हो, या व्याकरण हो। और भी चीजें हैं, जैसे इसके अंतर्गत एक आ जाता है धर्मशास्त्र। काव्य के अंतर्गत एक आता है धर्मशास्त्र अथवा स्मृति ग्रंथ। हम्म, स्मृति ग्रंथ। हाँ। और इसके और इसकी छोटी मोटी शाखा भी आती है। इसमें एक आता है भाषा विज्ञान। और धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही आपका रामायण, ये तो काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। काव्य में अलग अलग है, तो इसमें रामायण महाभारत को अलग से रखा गया है आदि काव्य के रूप में। रामायण, महाभारत, हम्म, और पुराण को अलग से एक रूप शाखा दिया गया। इनडायरेक्टली इसको भी काव्य माना गया और पुराण को इसके अंतर्गत माना गया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप संस्कृत का कोई भी सिलेबस उठाओ, आप संस्कृत का कोई भी सिलेबस उठाओ, वो सिलेबस इन्हीं सभी चीजों से बनाता है। ठीक? चाहे वो आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आप वेद का पोर्शन जरूर पढ़े होंगे। अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो दर्शन जरूर पढ़े होंगे। काव्य आप जरूर पढ़ेंगे। फिर काव्य में फिर एक अलग शाखा आती है, काव्य शास्त्र। जो काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ना है, जिसमें छंद वगैरह ये सब वगैरह आता है। फिर आपका आता है भाषा विज्ञान, एक जो सब प्रत्येक भाषा के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। फिर आपका आता है ये व्याकरण, ये आपका रीढ़ का हड्डी है। और ये आपका धर्मशास्त्र ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ, ये आपके संस्कृत के प्रमुख प्रमुख ब्रांच है। एक छोटा सा और ब्रांच आता है इसका, संस्कृत में अभिलेख। ठीक है, अभिलेख मतलब इतिहासकारों ने खनन के माध्यम से, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, या इतिहास निर्माण में जो पुरातात्विक स्रोत का जो निर्माण किया जा रहा था, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो इतिहास का निर्माण किया गया है, उनमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और वे और वैसे अभिलेख जो संस्कृत में प्राप्त हुए हैं, है ना, वैसे अभिलेख जो संस्कृत में प्राप्त हुए हैं, उनको भी सिलेबस में पढ़ना होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत में ये प्रमुख प्रमुख ब्रांचेज है, ये शाखा है। अब चाहे कोई भी सिलेबस हो, चाहे अगर आप नेट का सिलेबस देखिएगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ये करें, या फिर आप पीजीटी हो या टीजीटी हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, इन्हीं सभी चीजों से, इन्हीं में से किसी एक में, या किसी सभी सिलेबस में किसी सब सभी टॉपिक को इन्वॉल्व करेगा, या किसी एक टॉपिक से ज्यादा लेगा, किसी से कम लेगा। इसी से ही पूरा पाठ्यक्रम निर्माण होता है। पूरे भारत में या पूरे विश्व में कोई भी आप सिलेबस देख लो संस्कृत का, इन्हीं सभी चीजों को टच करेगा। चाहे वो वेद होगा, या दर्शन होगा, या काव्य होगा, या भाषा विज्ञान होगा, या व्याकरण होगा, या धर्म शास्त्र, या स्मृति ग्रंथ होगा, या फिर वो कुछ अभिलेख होगा। इसके अलावा संस्कृत में कुछ अन्य चीजें जो नए अर्वाचीन संस्कृत, जो प्राचीन संस्कृत, वो काव्य के अंतर्गत ही आता है। अर्वाचीन संस्कृत जो नए अभी आधुनिक समय में जो प्रमुख प्रमुख जो विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा जो संस्कृत का जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं की जा रही है, तो वो भी काव्य के अंतर्गत आता है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सिलेबस आप देख रहे हैं,
वो सिलेबस इन्हीं सभी बिंदुओं में से बनाया गया है। अब ये 1 to 5 का सिलेबस हो, जेटेड का 1 to 5 का सिलेबस हो, ये या फिर 6 to 8 का सिलेबस हो। अब देखिएगा, मैंने अब सिलेबस देखा, तो उसमें मैंने देखा कि लगभग पोर्शन जो है व्याकरण का पोर्शन अधिक उठाया गया है। कुछ कुछ काव्य का पोषण उठाया गया है। भाषा विज्ञान को तो बिल्कुल टच नहीं किया गया है। धर्म शास्त्र में से वही रामायण महाभारत पुराण को लिया गया है, वो भी इनडायरेक्टली काव्य के अंतर्गत आता है। दर्शन को तो छुआ भी नहीं गया है। और वेद में से वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा टच किया गया। मतलब अगर जेटेड का सिलेबस बात करें, तो उसमें से काव्य वाला पोर्शन और व्याकरण वाला पोर्शन से ही पूरा जेटेड का सिलेबस बनाया गया है। एक दो टॉपिक मुझे पूरी तरह से सिलेबस स्मरण में मुझे नहीं है, मैं देख लूंगा कि क्या क्या है इसमें से। मतलब अभी तक जो 1 to 5 का है, उसमें जो व्याकरण का टॉपिक, उसमें प्रत्यय दिख रहा है, सर्वनाम दिख रहा है, ठीक है। लौकिक साहित्य में वही रामायण महाभारत भगवत गीता कादम्बरी मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय, जो कि काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब इससे स्पष्ट हो गया, मैंने अभी जो चार्ट आपके सामने दिया, इसमें ये स्पष्ट हो गया कि जो संस्कृत है, जो सिलेबस है 1 to 5 का सिलेबस, उसमें व्याकरण और काव्य का ही कुछ पोर्शन पढ़ना है। अधिकतर आपको व्याकरण का पोर्शन पढ़ना है। मतलब समझ लीजिए कि मतलब 1 to 5 का सिलेबस में केवल और केवल व्याकरण लगभग 80%, 70 से 80% सिलेबस व्याकरण पोर्शन से लिया गया है। वो अलग बात है कि इससे भी एक दो टॉपिक लिया गया है, थोड़ा सा वेद से लिया गया, दर्शन तो इसमें दिखाई नहीं देता है। मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो 1 to 5 का सिलेबस है, वो पूरी तरह से व्याकरण बेस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस, ये पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से सिलेबस पे पूरी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि संस्कृत क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इसका विस्तार कहाँ तक है ना? और संस्कृत के पिता कौन है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और बाकी अगर कुछ मेरी क्लास में, चूंकि ये मेरी पहली क्लास है, और धीरे धीरे फिर कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे। और कैसा लगा, अगर कुछ कमियां हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद। ठीक है।